हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कॉलेज एनटीटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर टाइप 3 है, जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उसका ऑलरेडी हमने हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसको डिस्कस किया है। और आज के वीडियो से हम हमारा जो सेकंड यूनिट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर का टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इसका नेचर कैसा है। और हम नेचर को अगर हमें समझना है तो हम समझेंगे कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे मोटिव्स हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, या कौन से ऐसे बैरियर्स आए हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इस सब को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो का शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जितने भी आपके कॉलेज सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड लेक्चर्स इसी चैनल पे आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। जो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इसमें बहुत सारे चेंज आए हैं। कब से? जब से हमारा भारत देश, हमारा जो इंडिया है ये आजाद हुआ है। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इसका जो नेचर है इसमें बहुत सारे चेंज आए हैं। अगर हमें इन नेचर को, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इसके नेचर को समझना है तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं या ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं और इसकी स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है। सिंपल में अगर मैं समझाऊं, अगर हमें एक इंसान के नेचर को समझना है तो हमें पहले उस इंसान के प्रिंसिपल, वो किन हुकूक पे काम करता है, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, उसके मकसद क्या क्या है, वो समझना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नेचर समझना है तो हमें सबसे पहले समझना है कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, या ऑब्जेक्टिव्स कौन है एंड स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज होती है। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मेन चैलेंजेस कौन है इंडिया की फॉरेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इसके कुछ प्रिंसिपल, अगर हम सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज नॉन अलाइनमेंट। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, ये ट्रेडिशनली सबसे पहले, मतलब जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से, जब सबसे पहले जो हमने अडॉप्ट किया था प्रिंसिपल वो था नॉन अलाइनमेंट का। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिया जो है ये किसी भी ब्लॉक या ग्रुप का हिस्सा नहीं बना है, ये किसी भी ब्लॉक या ग्रुप के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करेगा। जैसे जब आपको कोल्ड वॉर का टाइम पता होगा, उस टाइम पे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ था यूएसएसआर जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ था यूएसए। और बाकी जो कंट्रीज वर्ल्ड में है वो ये तो या यूएसए के साथ थी या तो कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी, रशिया के साथ थी। मगर इंडिया ने उस टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया था कि भाई साहब हम किसी भी कंट्री, किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं है, ना तो हम यूएसएसआर के साथ है ना तो हम यूएसए के साथ है, किसी भी परमानेंट ब्लॉक के साथ अपने आप को अलाइन नहीं किया है। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज पंचशील। पंचशील का जो प्रिंसिपल है ना, इसको चाइना और इंडिया ने, दोनों ने, चाइना और इंडिया ने इसको इनोसेट किया क्यों, कब? 1954 में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की, जैसे म्यूचुअल रेस्पेक्ट। इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेगी। नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पे एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, वॉर्स नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस, चाइना इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिया चाइना में इंटरफेयर नहीं करेगा। इक्वालिटी, दोनों कंट्रीज इक्वल है ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों कंट्री को हक है कि वो अपने आप को पीसफुली कोएग्जिस्ट रखे, वो अपने आप को
पीसफुली को एग्जिस्ट करे। इट मीन्स जो ये पंचशील का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें इंडिया और चाइना ने बहुत सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दी थी, जैसे कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, एग्रेशन वॉर्स नहीं करना, डिस्प्यूट्स नहीं क्रिएट करना, इंटरफेयर नहीं करना। चाइना इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिया चाइना में इंटरफेयर नहीं करेगा। इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे को पीसफुली रहने देंगे, वॉर्स एंड डिस्प्यूट ये नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल है, दैट इज सोवरेनिटी। जो हमारी सोवरेनिटी है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इसने इंपॉर्टेंस दी है कि ये मेंटेन करे सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को मेंटेन करे। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जब मैंने अभी आपको बताया था नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने इंपोज किया था, इट मीन्स कि हमें किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना है, ना तो हम यूएसएसआर के हम साथ जाएंगे, ना यूएसए के साथ जाएंगे। यही वजह था कि इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखे। के बाद जो फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा, दैट इज डेमोक्रेसी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, इसको इन्फ्लुएंस किया है बहुत ज्यादा किसने? कमिटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया किसने? डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के वैल्यूज, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, उनने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो है नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंडिया है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंस देती है, किसको इंपॉर्टेंस देती है? नॉन इंटरफेरेंस को। कि इंडिया जो है वो बाकी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स है, जो उनके अंदरूनी मामले हैं, उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कि बाकी जो कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, चाइना, उनके अगर अपने कंट्री में कुछ भी चल रहा है तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद अगर हम सिक्स्थ प्रिंसिपल की बात करते हैं, रेस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ, ये हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है किसका? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। इंडिया फॉरेन पॉलिसी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म। जो भी इंटरनेशनल लॉज है और जो नॉर्म्स है उनको अप्लाई करना, और जो जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, बाकी जितने भी राइट्स है, उनको इंडिया अप्लाई करता है, और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको एम्फसाइज करता है, उसको इंपॉर्टेंस देता है और उसको रेस्पेक्ट करता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया जो भी वर्ल्ड में फॉरेन पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, वो उनका तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? ये कुछ डिसीजंस होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं, जिनसे एक कंट्री अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने गोल्स हैं, उनको फुलफिल करते हैं। अब हम यही देखते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो है कि अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखना, अपने जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, और अपनी जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी इंडिपेंडेंस, जो जैसे जो अभी भी मैंने बोला था, उसको बनाए रखना, उसको एंश्योर करना कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, और अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको एम्फसाइज करना। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हर एक कंट्री का ही होता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता ही होता है, क्योंकि एक कंट्री किससे चलती है? पैसों से चलती है। जैसे एक घर होता है वो भी पैसों से चलता है, इसी तरह एक कंट्री भी जो होती है वो भी पैसों की वजह से ही चलती है। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसको प्रमोट करती है? किन चीजों को प्रमोट करते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। जो हमारे इकोनॉमिक जैसे ट्रेड हुआ या इन्वेस्टमेंट्स हुआ,
एनर्जी सिक्योरिटी, जो हमारी जो एनर्जी है उसको सिक्योर करना हुआ। जो एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, की ट्रेड को बढ़ावा देना, बिजनेस को बढ़ावा देना बाकी कंट्रीज के साथ, या बाकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करना और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कंटिन्यू करना या बरकरार रखना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसका क्या है, दैट इज रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अहम करते हैं क्या, कि बाकी जो रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स है उनमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। ये हर एक कंट्री चाहती है कि बाकी जो कंट्रीज है या बाकी जो ग्लोबल अफेयर्स है या रीजनल अफेयर्स है उनमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, ये हर एक कंट्री चाहती है। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी ऑब्जेक्टिव है कि अपना इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना, किन में, रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स में, रीजनल और ग्लोबल अफेयर्स में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना। किसके थ्रू इट इज मेंबरशिप्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स हुआ, G20। ऑब्जेक्टिव है हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि जो वर्ल्ड में कंट्रीज है और जो हम हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं किसको, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। हम एक दो मुल्कों में जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में उनके आपस में भाईचारा रहे और कोऑपरेशन रहे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, और चाहती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम कोऑपरेट करें कैसे इश्यूज पे, जो ग्लोबल इश्यूज है, जैसे क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल इशू, या टेररिज्म है, या पेंडेमिक्स जैसे कोविड-19 आया था, या बाकी जितने भी पेंडेमिक्स या वर्ल्ड के लिए चैलेंजेस है उनके लिए हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें। इसके बाद है हमारा दैट इज चैलेंजेस फेसिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज पाकिस्तान। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि रिलेशंस किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ इंडिया के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है, जैसे कश्मीर का डिस्प्यूट है या टेररिज्म का डिस्प्यूट है। टेररिज्म को इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ाता है और टेररिस्ट्स को अपने उधर ट्रेन करके फिर इंडिया में भेजता है, ताकि इंडिया का की जो सिक्योरिटी है उसको खराब किया जाए या उसको खत्म किया जाए, या जो इंडिया में जो शांति है इसको खत्म किया जाए। चाइना क्यों चैलेंज है? जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है किसके साथ रिलेशंस रखने में, चाइना के साथ। इनके जैसे हमारे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है किसके साथ, चाइना के साथ। बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जैसे अक्साई चिन में हमारा डिस्प्यूट है चाइना के साथ, या कंपटीशन है हमारे दरमियान, इंडिया और चाइना के दरमियान कंपटीशन है, जिससे क्या होता है, जिससे इन्फ्लुएंस होता है जो हमारे रीजनल है और ग्लोबल अफेयर्स, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रीजनल अफेयर्स को और ग्लोबल अफेयर्स को। चाइना दूसरी तरह से भी चैलेंज है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं चाइना के साथ, है ना, वहां से बहुत ज्यादा हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत ज्यादा किस पे, चाइना पे। इसलिए जो भी अगर हमारा कहीं पे इंटरेस्ट होगा और चाइना उसको अपोज करेगा तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो प्लान है वो इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो हमारा चैलेंज है, हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसका जो चैलेंज है दैट इज टेररिज्म। टेररिज्म इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको अफेक्ट करते हैं, इसको इम्पैक्ट करते हैं कौन कौन से, थ्रेट ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग जैसे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स है, जैसे लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद। इन ग्रुप्स से इंडिया को बहुत ज्यादा थ्रेट है और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है किसने,
जो चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, या अभी के टाइम पे भी आपने देखा होगा दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, कैसे प्रॉब्लम्स हो रही है, या वर्ल्ड लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। और जो हमारी पार्टिसिपेशन है किसके थ्रू, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के थ्रू, सच एज पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, कि जो कंट्रीज है वो उनके जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको आलूदा नहीं करेंगे, उस पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, या जो हमारा धुआं है या बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका यूज ज्यादा नहीं करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को अच्छे से मैं समझा पाया कि जो हमारा नेचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो कैसा है। और जो ये नोट्स है या आप एग्जाम पर्पस के लिए भी राइट डाउन कर सकते हो, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।